everyone else. I'm Mr. Hassan, the lecturer of finance. आज जो है वो हम आपके सामने इंट्रोडक्शन जो अकाउंटिंग का जो एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो हम किस चैप्टर में से डिस्कस कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। अब ये जो है वो डेप्रिसिएशन क्या होता है? अब जो है ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये जो है पहले इसको समझना जरूरी है, फिर हम जो है वो आएंगे एमसीक्यूज के ऊपर। इससे पहले जो है वो हमने जो जो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैंगे, अब उसमें जो है जो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं वो कुछ एमसीक्यूज जो है वो हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग के चैप्टर में से किए हैं, कुछ एमसीक्यूज हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री में से किए हैं, कुछ एमसीक्यूज हमने जो है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के उसमें से किए हैं, कुछ एमसीक्यूज जो है वो हमने IS टू इन्वेंट्रीज के चैप्टर में से किया हैगा, कुछ एमसीक्यूज जो है वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में से किए हैं, और जो है वो अब जो है वो हम आपके सामने जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन के ऊपर कर रहे हैं। ये आखिरकार डेप्रिसिएशन होता है क्या है और डेप्रिसिएट हम करते क्यों हैं, पहले जो है वो हम इसको देख लेते हैं, ताकि आपको जो है वो पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन आखिरकार क्या होता है, ये डेप्रिसिएट होती क्या चीज है। तो इससे पहले कि हम जो है वो स्टार्ट कर लें, आप सब लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमन दबाएं, और जो है वो क्या कहते हैं प्रीमियर जो है वो कंप्लीट वॉच करें। अगर आपने प्रीमियर वॉच नहीं किया है तो बाद में जो है वो वीडियो को फुल वॉच करें, और क्या कहते हैं उसको चले स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। पहले जो है वो हम डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो क्या चीज होती है। डेप्रिसिएशन जो है वो हम निकालते हैं फिक्स एसेट के ऊपर। अब ये एसेट्स क्या होते हैं, ये हमने जो है वो आपके सामने इक्वेशंस जो है वो डिस्कस की थी काफ़ी हर दफ़े। अब जो है ये आपके पास जो है वो अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, आपके पास अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज। ये इक्वेशन होती है, ये आपके पास इक्वेशन होती है। काफी दफे हमने एक्सप्लेन किया है सब चीजें, मगर जो है यहाँ पर मैं इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन हम किस उसके ऊपर और कैसे निकाल रहे होते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं एसेट के ऊपर। एसेट जो है वो दो होते हैं, एक होता है आपके पास करंट एसेट और एक होता है आपके पास फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स। ये आपके पास टू एसेट्स होते हैं। जहां तक करंट एसेट्स की बात है तो करंट एसेट जो हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 1 ईयर तक, उनकी लिमिटेशन होती है 1 ईयर तक, या फिर मोर देन लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर से ज्यादा नहीं होती है, लेस देन 1 ईयर क्या कहते हैं। और जैसे कि जो है वो करंट एसेट्स के अंदर कैश आ जाता है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल यानी कि ऑल डेटर्स आ जाते हैंगे। अब वो अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में हो या नोट रिसीवेबल की शक्ल में हो, आपके पास जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके पास जो है ये जितने भी होते हैं बैंक्स या आपके पास ये जितने भी होते हैं ये सब होते हैं 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर के। क्लियर। अब फिक्स एसेट जो है वो होते हैं आपके पास मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा इनकी लिमिटेशन होती है। मोर देन 1 ईयर होती है। तो जो है अब जो है जहां तक जो है वो
डेप्रिसिएशन की बात है तो डेप्रिसिएशन जो निकलता है वो निकलता है आपके पास फिक्स एसेट के ऊपर। और डेप्रिसिएशन के अंदर कौन सा आ जाता है कि जैसे कि फर्नीचर फिक्सचर हो गया, क्या कहते हैं मोबाइल कंपनीज हो गई, क्या कहते हैं क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स हो गए, या क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, और ईच एंड एवरीथिंग जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर जो है वो आप डिप्रिसिएट करते हैं। अब डिप्रिसिएट क्यों करते हैं? वो डेप्रिसिएशन हम इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी जो क्या कहते हैं आपको वो मालूम है कि आपका जो बिजनेस है वो 1 ईयर के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आपका जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो 1 ईयर तक होता है, फिर उसके बाद आप क्लोजिंग करके नेक्स्ट ईयर के ऊपर जाते हैं। तो जैसे इंस्टॉलमेंट सेल्स के ऊपर जो है वो मैंने आपको काफ़ी लेक्चर्स भी दिए हुए हैंगे। तो इसी तरीके से आप जो है क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन जो चीज़ का जो कहते हैं यानी कि डेप्रिसिएट करना, कम करना, तो जो है वो किसके ऊपर आप कर रहे होते हैं, फिक्स एसेट के ऊपर। तो ये आपके सामने क्लियर हो चुका है कि डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर निकालते हैं, फिक्स एसेट के ऊपर निकालते हैं। अब किस तरीके से कैसे निकाल रहे होते हैं ये आपके एक समझने वाला पॉइंट है। अब आ जाते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स वो होते हैं वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। बिल फर्ज आपने ऑटोमोबाइल से एक कार परचेज की है जिसकी लाइफ जो है वो 13 ईयर्स तक हैगी। आपने वो कार परचेज की और जो है वो आपने 13 मिलियन की आपने परचेज की है, 13 ईयर्स लाइफ है, 13 मिलियन की आपने परचेज की है। आपने जो है वो 5 ईयर्स तक उस कार को यूज किया, फिर जो है उसके बाद आपने उसको सेल आउट कर दिया। आपने कहा कि मैं जो हूँ सेल आउट कर देता हूँ। अब जो वो आपने कार जो 0 मीटर की परचेज की, जो आपने कार जो है वो जो कार आपने 0 मीटर की जो है वो परचेज की हैगी, वो की थी आपने 13 मिलियन की। आपने जो है उसको 5 साल तक इस्तेमाल किया, अच्छी तरीके से आपने इस्तेमाल किया। इंजन के ऊपर भी फर्क पड़ा होगा, गियर हो, क्या कहते हैं कलर हो कार का, और ईच एंड एवरीथिंग हर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा। तो वो 0 मीटर नहीं रही, वो जितनी इस्तेमाल हुई है उसकी जो है वो आप जब उसकी प्राइस लगाते हैं मार्केट में तो उसकी जो है आपने 0 मीटर के ऊपर जितने पैसे लिए थे उससे कम के ऊपर लगेगी। बिल फर्ज जो है वो आपने 13 मिलियन की जो है वो आपने कार परचेज की, 13 मिलियंस की आपने कार परचेज की। आपने 5 ईयर्स तक इस्तेमाल की, मींस डेट के आपने 5 मिलियन तक जो है आपने वो कर दिया। तो 13 में से 5 माइनस किया तो आपका पास जो आ गया 8 मिलियन। अब ये जो आपके पास 8 मिलियन जो आए हैं, आप इसको जो है वो लगाएंगे कॉस्ट मार्केट में कि मैं जो कार बेचूंगा वो जो है वो 8 मिलियन की मैं बेच रहा हूं। क्लियर? अब जो है ये मार्केट में गई, अब फैसला होता है कि मार्केट में आपकी कार की वैल्यू क्या हैगी। अगर बिल फर्ज आपकी कार की वैल्यू ये चल रही है मार्केट में कि जो है वो 10 मिलियन, मीन्स डेट के आपने 10 मिलियन की उसको बेच दिया, मीन्स डेट का आपको जो है वो 2 मिलियन का जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, आपको जाहिर बात है मिल गए। अगर 8 मिलियन तक ही बिकी मार्केट वैल्यू, अगर 8 मिलियन ही, इसका मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जिंदगी आपने वो की की आपकी बिक गई। अगर बिल फर्ज आपकी जो है वो इसकी मार्केट 7 मिलियन लगती है, मीन्स दैट कि आपको 1 मिलियन का क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो इसके ऊपर ये सारी चीजें चल रही होती हैं कि आपने कितना डिप्रिसिएट किया है, जितनी अच्छी कंडीशन होगी विद अच्छी प्राइस मिलेंगे। तो ये जो है वो आपके पास जो है डिप्रिसिएट इस तरीके से होता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन जितनी निकलती हैगी। अब जो है वो ये होता है कि कंपनी जो है या कोई भी बिजनेस जो है वो किस उसके ऊपर डेप्रिसिएट कर रहा है। अब डेप्रिसिएट जो करते हैं वो जो है उसके डेप्रिसिएशन करने के 5 मेथड होते हैं।
डेप्रिसिएशन करने के जो है वो 5 मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है वो आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको जो है वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हैं। थर्ड होता है आपके पास सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। फोर्थ होता है आपके पास वर्किंग आवर मेथड, और फिफ्थ होता है आपके पास यूनिट मेथड, इसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं और आउटपुट मेथड भी बोल रहे होते हैं। तो ये आपके पास 5 मेथड्स है। ये तो हम उसके ऊपर निकालते हैं जब जो है हम जो है वो मशीन की डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकाल चुके होते हैं, फिर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जो है उससे पहले जो है वो अभी आपको जो है जितना मैंने अब बताया है, यानी कि अभी जो आपकी ये जो लाइव सेशन चला है 11 मिनट्स हो गए हैं। अब तक जितना भी बताया आपके सामने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार डेप्रिसिएशन होता क्या है। ये जो मैंने अभी बताया कि 5 टाइप्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, ये तो खैर आगे बात हैगी। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज। देखिए जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एमसीक्यूज के ऊपर आ रहे हैं। एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएबल अमाउंट मीन्स, डेप्रिसिएबल अमाउंट का जो है वो मतलब क्या होता है। पानी पी लूं। डेप्रिसिएबल अमाउंट का जो है मतलब होता है, डेप्रिसिएबल अमाउंट का बोले, डेप्रिसिएबल अमाउंट मीन्स क्या होता है। अल्फा में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्लस रेसिडुअल वैल्यू, बीटा में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। डेल्टा में बोल रहे हैं रेसिडुअल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एन एसेट। क्लियर। अब ये जो है आखिरकार ये है क्या चीज, रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स क्या होता है। तो जो है जहां तक रेसिडुअल वैल्यू की बात है, तो रेसिडुअल वैल्यू को जो है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये रद्दी पेपर वाले गुजर रहे होते हैं कि आपने जो है वो कोरियों के भाव जो वैल्यू जो होती है वो, उसको आप बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर। के जो है अगर हमने कोई भी चीज सेल आउट की हैगी तो उसमें जो है जो बिल्कुल जो है रद्दी के उसके ऊपर, यानी कि बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर जो आप वो बेच रहे होते हैं। क्लियर। वो होता है आपके पास रेसिडुअल वैल्यू। अब जो है जिसको जो है वो हम सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं और स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू से वो आ जाएगा वो वैल्यू जो कि स्क्रैप हो गई है, जो कि खत्म हो गई है, कि वो प्राइस को हम वो बोलते हैं बिल्कुल उसके ऊपर वो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएट करते हैं। तो ये आपके पास होता है कि स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं और इसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोल रहे होते हैं। तो आपका और एक होता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो जो है आप जब हम जो है पहले हम निकालते हैं क्या कहते हैं, जो भी आप जिसकी भी आप डिप्रिसिएशन निकाल लें, पहले हम उसकी निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन की, इसके आखिर कॉस्ट कितनी है, फिर उसके बाद जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब ये कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकाली जाती है पहले हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखें कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो इस तरीके से निकलती है। आपने जो है वो एक कार परचेज की, आपने जो है वो कार परचेज की और वो कार जो है वो आपने फर्स्ट कर लें 100 मिलियन की आपने वो कार जो है वो परचेज की है। ये 100 मिलियन जो है वो क्या है, लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस क्या होती है, लिस्ट प्राइस वो होती है जो कि बिल्कुल उसके ऊपर
आपने ले रहे होते हैं, वो लिस्ट प्राइस उसकी क्या है, 100 मिलियन है। आपको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। आपने जो है वो लिस्ट प्राइस में आप क्या करेंगे कि बिलफर्स जो आप कार जो आए उसके ऊपर डिस्काउंट, उसमें जो है वो टैक्स लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास लिस्ट प्राइस है 100 मिलियन, आपने क्या किया, इसमें जो है वो जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जितने भी परसेंट हो ट्रेड डिस्काउंट, बिलफर्स 5% हुआ, और या फिर जो है वो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ये क्या कहते हैं, फिर बिलफर्स के कैश डिस्काउंट जो है वो उन्होंने 2% लगाया है। तो आप जो है वो इसको क्या करते हैं, 100 का 5% ले लिया, तो फिर जो है वो जो लिस्ट प्राइस है उसका जो है वो आपने माइनस किया, तो जो अमाउंट आएगी तो उसका आप 2% का डिस्काउंट ले लेंगे, फिर उसको जो है वो आ कहते हैं आपके पास जो है आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास आता है इनवॉइस कॉस्ट। क्लियर? इनवॉइस कॉस्ट बिलफर्स जो है वो आपके पास आ जाता है, वॉट एवर जो भी आपके पास इनवॉइस कॉस्ट आ गई। इसमें से आप क्या करते हैं, इसको मैं आपको रफली बता देता हूँ। कोई भी आपके पास इनवॉइस कॉस्ट आती है, किस तरीके से आएगी, 100 में से आपका 5% निकालकर उसको माइनस किया, तो क्या कहते हैं, फिर आपने जो है जो माइनस करके अमाउंट आएगी, तो उसका जो आपने 2% लेकर माइनस किया, तो आपके पास जो है आ जाएगी इनवॉइस कॉस्ट। फिर उसमें जो है वो आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं अदर एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो उसमें जो है वो आपने क्या किया, जैसे कि सेल टैक्स है, सेल टैक्स, उसको बिफोर सेल टैक्स जो है वो लगा है 15%, तो सेल टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सम टाइम क्या बोलते हैं कि इनवॉइस कॉस्ट से पहले भी सेल टैक्स आ जाता है और बाद में भी आ जाता है, तो सेल टैक्स 15% क्या होता है, ऐड होता है। फिर जो है आप जो है वो फर्ज कर लेंगे बाय समंदर के जरिए से आपका वो आ रहा है, कार आ रही है, आपने डायरेक्ट इंपोर्ट किए, तो आपका जो है वो फ्रैटिंग चार्जेस लगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या फ्रैटिंग चार्जेस, बिलफर्स कोई भी अमाउंट होगी, डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गए, आपके पास कस्टम ड्यूटी हो गई, इसी तरीके से और भी इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये नहीं लगेगा कि 3 ईयर इंश्योरेंस लग रहा है, ये नहीं होगा कि 3 ईयर इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, ये नहीं इंक्लूड होगा। वो होगा जो कि जिसके ऊपर इंश्योरेंस लगी रहेगी। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गया, और आपके पास और कौन कौन से हो सकता है, रिपेयर एक्सपेंस नहीं होता है, वो जनरल इंक्रीज में चला जाता है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गया। एक और बहुत इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉल क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं, नीचे से जो है वो कट हो रहा है, मगर जो है आपको वॉइस के जरिए समझ में आ रहा होगा। इंश्योरेंस चार्जेस क्या होते हैं, सॉरी इंश्योरेंस बोल लो, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो होते हैं कि जाहिर सी बात है कि आपने जो भी आपने कार परचेज की हैगी उसके अंदर आपने इंस्टॉलेशन की होंगी चीज़ें, जैसे कि कार के अंदर आप जो है वो फ्यूलिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप जो है मोबाइल परचेज कर रहे हैं या आप कोई चले लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो आप अगर जो है लैपटॉप के अंदर जो आता है बिलफर्स के, आप जो है वो बिल्कुल रॉ लैपटॉप लेते हैं,
तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा, आप क्या करेंगे उसके अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे, विंडो डालेंगे और भी बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आप जो है वो उसके अंदर क्रोम डाउनलोड कर रहे होंगे, यूट्यूब हो गया और भी जितनी भी जो है वो ऐप्स हो गए बहुत सारी कहते हैं वो सारी जो है वो आप क्या कर रहे होंगे उसमें इंस्टॉल कर रहे होंगे। जब वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी फिर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। क्लियर? तो आपने जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह और भी होते हैं, इन सबको आपने जो है वो ऐड करते हैं तो इसके ऊपर आपके पास प्राइस आती है जो वो आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ कार। अब ये जो 100 मिलियन की इसमें से आपने इसको माइनस किया और बाकी ये चीजें ऐड करके आपकी जो है वो बिल फर्स्ट कॉस्ट बनी है कार की 150 मिलियन। आपकी जो कार की जो कॉस्ट बनी है वो बनी है 150 मिलियन। तो ये जो आपके पास कॉस्ट बनी है तो 150 मिलियन, तो इसके ऊपर आप क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर जितनी कि आपने परचेज की है। आपकी जो है लिस्ट प्राइस जो थी 0 मीटर जो आपकी कार की थी वो थी आपके पास 100 मिलियंस की। तो आपने जो है वो 100 मिलियंस की जो आपकी कार थी वो थी आपके पास लिस्ट प्राइस, उसके जो आप के जो है वो ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, ये चीज़ों को आपने माइनस किया। फिर उसके बाद आपने जो सेल लगी हैगी, सेल टैक्स, उसको आप ऐड करेंगे। आपकी जो है वो इंस्टॉलेशन हुई होगी, फ्रैक्टिंग चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। तो इसके ऊपर जो है ये सारी चीजें हुई होंगी। तो इसके ये सारी चीजें होने के बाद आपको कितनी की वो कार पड़ी, 150 मिलियन की पड़ी। ये जो 150 की मिलियन पड़ी है इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्लियर? अब जो है जहां तक आप जो है जब हम आपने जो है वो 13 इयर्स लाइफ थी इस कार की, 20 इयर्स लाइफ थी, तो आपने जो है इसको 10 ईयर तक इस्तेमाल किया तो इस और बाकी 10 इयर्स तक नहीं किया हैगा। तो जो किया है आपने बिल फर्ज के आपने 10 इयर्स तक आपने इस्तेमाल किया तो आपने 150 को 10 इयर्स तक के उसके ऊपर वो किया तो उसके ऊपर बिल फर्ज आप क्या समझ लें कि आपके जो डेप्रिसिएशन जो है वो तो जो है वो आप जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी। एक तो आपने जो 150 मिलियन निकाला है वो निकाला है आपके कॉस्ट ऑफ मशीन का। क्लियर? इसके ऊपर जो है वो आप जो है वो कोई सा भी मेथड अप्लाई करते हैं। अब इसके ऊपर होता है कि आपकी जो आपने कार परचेज की है वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है। क्लियर? कि जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत आपको डेप्रिसिएट करवाती है, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत क्या कहते हैं डिमिनिशिंग की मेथड के तहत, या सम ऑफ ए डिजिट में वर्किंग आवर या फिर प्रोडक्शन। अब जो है ये जो है उसकी वो चीज़ हैगी। तो उससे पहले हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट कौन सी होती है कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इस कार को सेल आउट कर दें। क्लियर? तो उसका जो है वो क्या होता है, तो उसका जो है इस एमसीक्यूज में वो बोल रहे हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट मींस, डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है। अल्फा में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसिड में आप प्लस करते हैं रेसिडुअल वैल्यू। एक जो है कॉस्ट ऑफ एन एसिड आप डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालने हैं और एक जो है आप उसकी जो अमाउंट है जो कि बिल्कुल दिए हुए कि ये अमाउंट जो रद्दी की टोकरी है उसकी वो बात होती है। क्या कहते हैं जो एक तरीके से आप समझ लें कि जो 3 डब्बे वाले जो गुजर होते हैं, 3 डब्बे वाले जिसको आप जो है वो पुराना सामान बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उस अमाउंट को जो है बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू। तो जो है आप या तो डेप्रिसिएबल अमाउंट जो आपने कॉस्ट निकाली है 150 मिलियन, उसके ऊपर जो है रेसिडुअल वैल्यू जो कि वो अमाउंट है उसको आप ऐड कर देंगे। अब आप जो है जिसको आप सामान बेचते हैं आप क्या बोलते हैं,
के सामान भी ले लो, साथ हम आपको उल्टे पैसे भी देते हैं, या फिर जो है वो कोरियों के दाम वो बेचना, तो आप उसको जो है वो चीज़ आपके पास वो माइनस हो रही है, तो ये अल्फा जो ऑप्शन है ये तो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा बीटा में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू, माइनस होकर आता है। एक मिनट रुक जाएं। चार्ली में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इन दोनों में 19-20 का फर्क है कि ये सही है या ये सही है। क्लियर। अब जो है इन दोनों को जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले हम चल जाते हैं डेल्टा में। डेल्टा में बोल रहे हैं रेसिडुअल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एन एसिड। ये तो और ही गेम से आउट हो गया है। चलो इसमें एक बात समझ में आ रही थी, आपने कॉस्ट ऑफ एसिड में से माइनस कर दिया रेसिडुअल वैल्यू। अब बोले क्या रेसिडुअल वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस होता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये तो पहले गेम से आउट हो गए। अब बात कर लेते हैं, या तो बी सही है या तो सी सही है। तो इसमें वही जो कि मैंने एक उसके अंदर आपको वो बताया था कि जो इस तरीके का एक एमसीक्यूज आया था, तो उसमें कहा कि इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। अगर बट्टे मारे चले गए तो फिर अगर दो चीज़ें आ गई जिसमें आप कर नहीं पा रहे हैं फर्क, तो फिर आप किसके ऊपर वो लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो है आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। अब आप जो है ये करेंगे कि आंख बंद करके बीटा ठीक है, सी वो चार्ली ठीक है, बीटा ठीक है, चार्ली ठीक है, बीटा ठीक है, चार्ली ठीक है, बीटा ठीक है, चार्ली ठीक है, जहां से गुजर के नहीं, ये नहीं, जहां पर अगर बीच में आ गया हमने इसके ऊपर लगा दो। या फिर आप ये शुरू कर दें, ये देखिए अकर बकर बम्बई को 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा, अच्छा खाना खाऊंगा। इसी तरीके से वो के जिसके ऊपर वो आपके पास वो हुआ, आपने जो है वो उसको लगा दिया। ये भी अगर आप नहीं किया, जिसके ऊपर 10 आएगा मैं उसको लगा दूं, वो सही ऑप्शन तुक्के मिलाकर चले जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सी है, चलो भाई लगा के चले जाओ। मगर हो सके ये गलत भी हो सकता है। तो आप जो है वो ये चीज़ करने से बेहतर यही है कि आप जो है वो क्या कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, वो आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो है इसमें जो है वो 19-20 का फर्क है। फर्क ये है कि डेप्रिसिएबल वैल्यू आप इस काबिल हो जाए कि आप डेप्रिसिएट कर लें। पहले बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसिड में से माइनस कर दिया आपने रेसिडुअल वैल्यू, आपने रेसिडुअल वैल्यू माइनस की तो आपके पास क्या डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाएगी। सेकंड में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एन एसिड में से आपने माइनस किया रेसिडुअल वैल्यू और डिवाइड कर दिया यूजफुल लाइफ से, यूजफुल लाइफ से आपने कर दिया। तो जो है इसको जो है वो मैं एक फॉर्मूले के तहत आपको जो है वो समझा देता हूँ कि जो है वो एक फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला होता है, खैर और भी उसमें होता है कि जो है कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। मगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो आपके पास आता है डेप्रिसिएशन, आपके पास आती है डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएबल अमाउंट नहीं आती है कि कॉस्ट ऑफ एसिड में से माइनस किया। अब जो है वो मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूं कि जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दूसरा तरीका होता है। ये तो हम जो है आसान समझने के लिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ये एमसीक्यूज के अंदर हम फॉर्मूला लगाकर जो है वो कर लेते हैं। एक बच्चों की तरीके से जो कि शॉर्ट उसमें जैसे कि ओ लेवल ए लेवल को हम बता रहे होते हैं या फिर इंटर वगैरह को जब वो करते हैं तो उसमें जो है जो हम निकालते हैं कॉस्ट, वो इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो हम एक वो बनाते हैं, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन वो निकाल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एन एसिड, कोई भी कॉस्ट है ये,
आ रहा है ये पूरा देखते हूँ। कॉस्ट ऑफ एन एसिड, क्लियर। इसमें आप लेस कर देते हैं रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू बिल फर्ज आपके पास हैगी 3 मिलियन। आपने रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दिया तो आपके पास जो है आ जाता है डेप्रिसिएबल। डेप्रिसिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाती है 10 मिलियन। अब ये जो आपके पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई, इसके ऊपर आप जो है यूजफुल लाइफ रखते हैं। जैसे कि आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आपके पास यूजफुल लाइफ जो है बिल पर, जो भी आपके पास यूजफुल लाइफ हैगी, ईयर जितनी भी ईयर्स की डेप्रिसिएशन है बिल पर कि 3 ईयर्स की हैगी, तो 5 ईयर्स की एक डेप्रिसिएशन हैगी। तो जो है, तो ये जो 5 ईयर्स, ये जो आपके पास डेप्रिसिएशन है, तो फिर आप जो है यूजफुल लाइफ से ये जो आप डिवाइड करके जो आप निकालते हैं, तो इससे क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। खैर ये डेप्रिसिएशन जो है उस पे आ गई हैगी, और ये डेप्रिसिएशन के ऊपर वो बात आती है कि जो है वो आप किस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत निकालते हैं तो कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, कहते हैं उसको यूजफुल लाइफ या ईयर्स या टाइम वगैरह के ऊपर। इसी तरीके से सबके अलग अलग उसमें होता है। बट इन्होंने पूछा है डेप्रिसिएबल कॉस्ट, तो आपके सामने मैंने फॉर्मूले के तहत समझ नहीं होगा, इसके तहत समझ में आई होगा, जो कि हम लिस्ट पूरी वो बना रहे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एन एसिड 13 मिलियन, उसमें से आपने लेस कर दिया सैलरी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू 3 मिलियन की, माइनस किया तो आपके पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई 10 मिलियन। तो आपके सामने ये प्रूव हो गया है कि जो है कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ क्या हो गया है, गलत हो गया है, क्योंकि इस फॉर्मूले के तहत डेप्रिसिएशन आ जाती है, डेप्रिसिएबल नहीं आती है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो किस उस पर आती है कि कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू। आपको इसके तहत भी क्लियर कर दिया है, जो कि हम उस पर कर रहे होते हैं। तो जो है ये आपके पास जो है, तो ये जो 10 मिलियन है ये आपके पास, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू, ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि जो है वो डेप्रिसिएबल अमाउंट कौन सी होती है। अब जो है वन मोर टाइम जो है वो हम इसको देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन टुडे एमसीक्यूज डिस्कस इज दैट, वन एमसीक्यूज डिस्कस फर्स्ट इज द डेप्रिसिएबल कॉस्ट mean alpha is that cost of an acid plus residual value, beta is that cost of an acid minus residual value, Charlie is that cost of an acid minus residual value divided by useful life, delta residual value minus cost of an acid. करेक्ट ऑप्शन इज डेट बीटा कॉस्ट ऑफ एन एसिड माइनस रेसिडुअल वैल्यू। तो आज के एमसीक्यूज के अंदर हमने एक एमसीक्यूज डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है वो प्रीमियर के अंदर जो है वो हम मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, हस्ता लबिस्ता।